कि कहते हैं कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है, अपने मन की सुनता है, वो निखर जाता है। ठीक है, तो मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जिस टाइम पर मैंने आपको सिलेबस बताया था और जब मैंने चैप्टर 1 2 3 4 जब आपको कराए थे तो उस टाइम पर बताया चैप्टर नंबर जो 1 है वो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज उसी चीज से रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है, हर बोर्ड के अंदर जो भी हमारा इससे 10 मार्क्स का ये वाला चैप्टर हमारा आता है। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है ना, ये आप खुद इसका अंदाजा कर पाएंगे, इतनी बढ़िया तरीके से जो आपको कंटेंट लेकर आया हूं कहीं जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को आज हम बात करेंगे कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, क्लास 12 के, ठीक है, समाज शास्त्र के, उन चीजों को आज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करिए सीरीज, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, तो आप इसको ज्यादा ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो चैनल पर पहली बार आया वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल में 2 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर डिटेल में कराया हुआ है, आपको उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लीजिए। ठीक है ना, और कोई भी आपका सजेशन हो वो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का रहने वाला है अभी मैंने आपको बताया है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं डिस्कस करने के लिए आपके साथ हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जनसांख्यिकी से क्या समझते हैं, तो देखो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। ठीक है, तो जनसांख्यिकी संख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, जनांकिकी, इसका दूसरा नाम जनांकिकी भी है। ठीक है, तो इसको हम वही चीज कहते हैं, जनसांख्यिकी कह लो या जनांकिकी कह लो, तो वही चीज है, इसलिए मैंने दोनों शब्द लिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप। तो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन जनांकिकी कहलाता है। इसका जो अंग्रेजी पर्याय है वो होता है डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो है वो 2 वर्ड से मिला है, यानी कि जो किसका, एक तो भाषा का है, यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका डेमोस और दूसरा आपका ग्राफीन। ठीक है, तो इन शब्दों से मिलकर आपका बना है डेमोग्राफी। तो डेमोस जिसका मतलब होता है लोग और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन, यानी कि लोगों का वर्णन ही जनसांख्यिकी या जनांकिकी कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होती है, तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, लिंग अनुपात आदि इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन जनसांख्यिकी की। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कि जनांकी के प्रकार बताइए, तो प्रकार कितने हैं, तो इसके हमें प्रकार देखने को मिलते हैं मुख्य 2 रूप से। ठीक है ना, इसको कह सकते हो आप आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। तो 2 प्रकार की होती है, आकारिक जनसांख्यिकी जिसमें क्या होता है, जनसंख्या के आकार का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना, उसका होता है, और सामाजिक जनसांख्यिकी में जिसमें हम क्या करते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर विचार करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है सामाजिक जनांकिकी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसको करके चलेगा, आपका पेपर वैसे ही बहुत बढ़िया हो। ठीक है ना, और इसके अलावा मैंने डिटेल में जो 2 पार्ट में चीजें करवाई हैं उसको आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसांख्यिकी आंकड़े किस प्रकार लाभदायक हैं, तो किस प्रकार लाभदायक हैं। ठीक है, तो क्या लाभ हो रहा है हमें इनसे, तो देखो इससे क्या होता है, जितने भी राज्य की नीतियां होती हैं, जो भी हमें काम करने, चाहे हमें फ्लाईओवर्स बनाने हो, चाहे रोड्स बनाने हो, स्कूल्स बनाने हो, ठीक है, इसके अलावा हमारे चाहे हॉस्पिटल वाले, सब कुछ हम कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी के आंकड़ों की बदौलत ही कर पाएंगे, क्योंकि तभी हमें पता लग पाएगा हमारे देश में जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो आर्थिक विकास, जन कल्याण है भाई, यहाँ पर जल कल्याण नहीं है, जन कल्याण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, जन कल्याण संबंधी नीतियां बनाने व कार्यान्वित करने के लिए क्या होती हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, हर बार पेपर में आपका आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण, जिसको कह सकते हो तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था 1766 से 1834, जिसको कह सकते हो 1766 में इनका जन्म हुआ था
और इनकी मृत्यु 1834 में हुई। ठीक है, तो इसी में हम बात करते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस के सिद्धांत की। तो इसमें पहला है कि जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है, ज्योमेट्रिक टाइप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, ये क्या है ज्यामिति। लेकिन जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि गणितीय रूप से होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे चलती रहेगी। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अंतर मिल रहा है। जनसंख्या डबल के उससे बढ़ रही है स्क्वायर, जिसमें 2, 4, 8, 16, 32, लेकिन खाद्य इस तरीके से। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसी तरीके से हमारे पास में खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, तो इससे जनसंख्या व खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है। समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, ये कौन बोल रहा है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस बोल रहे हैं कि अगर हमें समृद्धि बढ़ानी है तो जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि रॉबर्ट माल्थस ने जब ये सिद्धांत दिया, ठीक है, तो उन्होंने जनसंख्या को बोला कि नियंत्रित करना चाहिए। अब किस तरीके से करना चाहिए, तो उसके लिए वो 2 प्रकार भी बताते हैं। ठीक है ना, तो माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकारों को प्रतिबंध किया है। जैसे उन्होंने क्या बोला है, पहला है हमारा प्राकृतिक निरोध या फिर अवरोध, और दूसरा है कृत्रिम निरोध या फिर अपरोध। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने कि जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार है। ठीक है, अब प्राकृतिक रूप से कैसे है, जिसमें कह सकते हो अकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध आ जाए, बीमारी हो जाए, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं है, वो चीजें हो जाए। अब कृत्रिम कैसे हो सकता है, जैसे कह सकते हो बड़ी उम्र में विवाह करना। ठीक है ना, तो इसीलिए कह सकते हो कि जो एज है उसको डिफाइन किया गया। तो आज वैसे भी कोई नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, जल्दी शादी बहुत कमी हो रही है, लेकिन फिर भी कह सकते हो इसको रोका जाता है कि बड़ी उम्र में विवाह करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो बच्चे पहले एकदम से छोटे छोटे से उम्र में बाल विवाह हो जाते थे तो बच्चे भी जल्दी हो जाते थे, तो उस चीज से भी आप नियंत्रित कर सकते हो। यौन संयम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का विरोध किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं सही कहीं ना कहीं बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिक तरीके से करा रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इस तरीके से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस पीडीएफ को बनाने में मेरे को। ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आप कर लीजिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करा रहा हूं कि अब जो इन्होंने सिद्धांत दिया इसका विरोध किया गया, तो कुछ हमारे जो विचारक थे उन्होंने थॉमस रॉबर्ट माल्थस के सिद्धांत का विरोध भी किया। जैसे कह सकते हो उन्होंने क्या बोला कि आर्थिक वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। ठीक है ना, कि हमें आर्थिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जैसा कि यूरोप के देशों में हुआ भी है, वहां पर आर्थिक वृद्धि ज्यादा है लोगों की जनसंख्या से। ठीक है, गरीबी व भुखमरी जनसंख्या वृद्धि के बजाय आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण फैलती है। कि रॉबर्ट माल्थस ने बोला कि जो गरीबी फैल रही है वो जनसंख्या वृद्धि के कारण फैल रही है, लेकिन उनका विरोध किया गया, उनके इस विचार का खंडन किया गया, और विचार जो हमारे और विचारक थे समाजशास्त्री थे उन्होंने बोला नहीं, तो गरीबी फैलने का कारण है वो जो समाज के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां उसका असमान रूप से वितरण कर रखा है। अगर उसी को सही तरीके से संतुलित रूप से वितरण कर दिया जाएगा, लोगों में विभाजित कर दिया जाएगा समाज के अंतर्गत, तो गरीबी को हटाया जा सकता है। ये उनका विरोध किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत बताते हुए इसके 3 महत्वपूर्ण चरण भी बताइए। ठीक है ना, तो इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में 2 आपके पुट कर दिए हैं क्वेश्चन। पहला, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। ठीक है, इसमें कह सकते हो 3 बुनियादी चरण देखने को मिलते हैं। तो जिसमें हम बात करते हैं, पहला हमारा नंबर 1, समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कम होना क्योंकि समाज तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत मृत्यु दर और जन्म दर दोनों की बहुत ऊंची दर देखने को मिलती है। 1 नंबर का भी यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, किस उसमें मृत्यु दर और जन्म दर दोनों की कह सकते हो बहुत ज्यादा ऊंची देखने को मिलती है, तो वो कह सकते हो हमारा जनसंख्या वृद्धि का जब कम होती है तब। सेकेंड है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समाज की जो पिछड़ी अवस्थाओं से उन्नत अवस्थाओं में जाता है। ठीक है, इस दौरान क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ऊंची हो जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज गति से बढ़ती है, इसको हम जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। थर्ड है, इस चरण में विकसित समाज में जनसंख्या वृद्धि दर नीची रहती है,
क्योंकि ऐसे समाज में मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही काफी कम हो जाती है, तो मर भी कम रहे हैं, मृत्यु भी कम हो रही है, जन्म भी कम ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें ऐसे समाज में हम विकसित समाज बोलते हैं। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में जन्मदिन नहीं है, जन्म दर, ठीक है। जन्म दर तथा मृत्यु दर को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है? तो जन्म दर कह रहे हैं कि यह एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें कितने जीवित रह पाए, उसको बोलते हैं जन्म दर। एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना होती है जिसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से आता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र की कुल प्रजनन दर काफी कम है। 1 नंबर का भी यहां से बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। बट बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें प्रजनन दर, इसमें जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और मृत्यु दर क्या है? बहुत इजी है, यह क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने मृत व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं कि 1000 के ऊपर कितने व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो कहलाती है हमारी मृत्यु दर, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना को परिभाषित कीजिए व जनसांख्यिकी लाभांश को भी स्पष्ट कीजिए कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है और भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना क्या है। तो अधिकांश भारतीय जनसंख्या युवावस्था में है, तो भी बोलते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है, ठीक है ना। युवा हमारे पास में शक्ति बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि केरल ने विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। 1 नंबर का यहां से भी है, ठीक है ना। 1 नंबर का इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां से बन जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूं तो अपने आप ही 1 नंबर के हो जाएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों का अनुपात कम है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में युवा प्रदेश कह सकते हो उसको, ठीक है ना, क्योंकि युवा लोग ज्यादा है। अब भारत में जनसंख्या की लाभांश क्या होता है, तो जरा समझिए। जनसंख्या की लाभांश कह सकते हो जिसमें क्या होता है, 15 से आपके जो 59 एज के जो लोग होते हैं वही आपका कहलाते हैं, क्योंकि यही लोग क्या कम करते हैं, काम करने का काम करते हैं। तो 15 से 59 ईयर्स के, क्योंकि 60 के बाद तो आप रिटायर हो गए, ठीक है। और इसके अलावा 15 से छोटे हैं तो बच्चे हो, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी में रहोगे आप पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला जो कार्यशील जनसंख्या, इसी को बोलते हैं जनसंख्या की लाभांश। तो भारत के पास में यही वर्ग ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं। तो भारत में जनसंख्या की लाभांश, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जनसंख्या की संरचना में जनसंख्या संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाले यानी कि 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या ना कमाने वाले 2 हैं, इसको बोलते हैं पराश्रित। यानी कि एक तो 60 ईयर से ज्यादा वृद्ध लोग और 14 ईयर्स यानी कि 15 ईयर से कम, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो पराश्रित लोग, ठीक है, 60 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो, उसको कहते हैं जनसंख्या की लाभांश। यानी कि जो 15 से 59 आयु के जो वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा होने चाहिए, जो पराश्रित लोग हैं, ठीक है ना, उनसे ज्यादा होंगे, उसको बोलते हैं जनसंख्या की लाभांश, ठीक है। तो जब कार्यशील लोगों का अनुपात में वृद्धि होती रहे उसी को हम बोलते हैं जनसंख्या की लाभांश। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जिनके पास भी समाजशास्त्र है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, ठीक है। आप पहुंचाओगे तभी जाकर हमें मोटिवेशन मिलेगा। बहुत अच्छी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीजें लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। डेट शीट अनाउंस हो चुकी है तो आप इस चीज को हल्के में ना लें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि भारत में स्त्री पुरुष अनुपात को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, तो जरा समझिए यहां पर, ठीक है। तो भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है वो हमेशा से गिरता रहा है, जिसको हम निम्नलिखित कारण है। पहला, लिंग विशेष का गर्भपात करा देना, ठीक है ना। पता चल जाएगा, कहते हैं कि गर्भ में महिला है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ के अंदर ही मारा जाता है, तो वो कहते थे लिंग विशेष का गर्भपात। बालिका शिशुओं की हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। कई बार जन्म लेने के बाद में क्या हुआ कि पता चला कि बच्ची है, ठीक है ना, तो उसको हत्या कर दी गई। तो उसमें बाल विवाह, जल्दी विवाह करा दिया गया, ठीक है, तब भी कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष अनुपात कम होता है। इसके अलावा पौष्टिक भोजन ना मिलना, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ कि कह सकते हो कि स्त्रियों को एक बढ़िया खाना ना मिल पाए, ठीक है, और पुरुषों को ज्यादा अच्छे से मिलेगा। जैसे कई बार होता भी है, जिनमें क्या होता था, लड़कों को ज्यादा
कह सकते हो वरीयता दी जाती थी कि भोजन के मामले में कि ठीक है तुम दूध पियो क्योंकि तुम्हें बाहर का काम करना है, तुम्हें पहलवान बनना है, हष्ट पुष्ट रहना है, तुम लड़की हो क्योंकि, लेकिन लड़कियों को नहीं, तुम्हें तो घर का काम करना। तो उनको एक जो पौष्टिक आहार होता है वो चीजें नहीं मिली, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या होता है, वो बीमारी से ग्रसित हो जाती है और बाद में मृत्यु देखने को मिलती है। लेकिन हमारे पास में देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। जैसे केरल राज्य में सबसे अधिक है, ठीक है ना, केरल राज्य भारत का है, उसमें स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। बट हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इनमें सबसे कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ था, अच्छा हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन से राज्य से शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करी गई थी हरियाणा से, ठीक है, 2015 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या चीज है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व कह सकते हो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो क्या होता है कि जैसे ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से स्टेट का है, बिहार का, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो वो उत्तर प्रदेश। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करी जाएगी, जो एरिया है उसके ऊपर कितने लोग विद्यमान है, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, तो उसमें दिल्ली का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां से चीजें क्लियर है। फिर आता है आपका हकदारी की पूर्ति के अभाव को स्पष्ट कीजिए। तो देखो हकदारी पूर्ति का अभाव क्या है, तो अमर्त्य सेन और अनेक विद्वानों ने दर्शाया कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़ता, कि वो ऐसा नहीं है कि जो अकाल पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सॉरी, ठीक है, अनाज के उत्पादन में कमी आने के कारण पड़ता है, ऐसा नहीं। अपितु हकदारी की पूर्ति का अभाव या फिर भोजन खरीदने या किसी तरह से प्राप्त करने कि लोगों की अक्षमता के कारण भी अकाल पड़ते रहे हैं, कि लोगों के पास में उतनी ज्यादा रीच नहीं पहुंच पाई, उतनी ज्यादा उनके पास में नहीं है कि वो उस चीज को खरीद भी पाए, ठीक है, तो उससे भी अकाल पड़ जाता है। इसलिए सरकार ने भूख और भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसको योजना बनाया था, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो मनरेगा, ठीक है ना। और वैसे इसको नरेगा भी बोला जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी वर्ड तो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। पहले वैसे इसका यही ओरिजिनल नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके कब चालू किया गया था, 2005 में। और इसमें क्या हुआ था, कम से कम 100 दिनों का काम मिलेगा। और किनको मिलेगा, ग्रामीण लोगों को मिलेगा, रूरल वालों को, ठीक है ना, ग्रामीण। ऐसा नहीं है कि शहर के हो तो आपको नहीं, हम तो बेरोजगार है, हम जाएंगे लेने के लिए, नहीं मिलेगा भाई आपको, ठीक है ना। गांव का आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड या फिर जो भी प्रमाण पत्र ये सब चीजें होती है वो चाहिए होगी, तब जाकर आपको काम मिलेगा 100 दिन का कम से कम। और नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में साक्षरता को बताते हुए साक्षरता दर को भी विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए, ठीक है। तो साक्षरता क्या है, तो अभी पता लगा लेंगे ना, ठीक है ना, कि आप साक्षर हैं या फिर शिक्षित हैं, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा इसी में। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता होती है। स्त्रियों में साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 16.3% कम है, ठीक है, स्त्रियों की। यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। हालांकि स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले अधिक तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसमें कह सकते हो कि है कम, लेकिन पुरुषों की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है, ठीक है। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो स्त्रियां हर चीजों में आगे बढ़ रही हैं। जिसका एक कारण यह भी है कि स्त्रियों में साक्षरता अपेक्षाकृत अधिक नीचे स्तरों से बढ़नी शुरू हुई है। इस प्रकार स्त्रियों की साक्षरता दर में 1991 से 2001 तक की अवधि में लगभग 16.3% की दर से वृद्धि हुई है, जबकि पुरुषों के मामले में साक्षरता दर 10.4% से कुछ कम बढ़ी है, ठीक है। तो ये चीजें फायदा हुआ है शिक्षा के उससे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, मैंने बोला था आपको शिक्षित बताऊंगा, तो शिक्षित बोलते हैं जो कहीं ना कहीं स्नातक हो, ग्रेजुएट हो, उनको शिक्षित बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी आप लोग ग्रेजुएट हुए नहीं हो, 12th करोगे उसके 3 साल
आपके और लगेंगे, तब जाकर आप शिक्षित हो जाओगे। क्या बात हो गई भाई। ठीक है, फिर हमारा आंकड़े, सन 2011 की जनगणना के तदर्थ आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता लगभग 8% तक बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों में ये 5% बढ़ी है, लेकिन स्त्रियों में 10% तक बढ़ी है। ये फायदा हुआ है शिक्षित भारत का। ठीक है ना, इसमें अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी गई, ठीक है, तो वो देखिए किस तरीके से अपने जो भी घरेलू बंधन है उनको तोड़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ठीक है, और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा केरल साक्षरता दर में सबसे आगे, वहीं बिहार राज्य काफी पीछे है। ठीक है ना, साक्षरता दर केरल की सबसे ज्यादा है और साक्षरता दर बिहार की कम है, लेकिन बिहार से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर देखने को मिलते हैं। ये भी एक अपवाद है। ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीचे रही है। ठीक है ना, इसमें कह सकते हो कि हमारे SC है, ST है, उनमें आज भी साक्षरता दर कम है। उनके लिए उठाने के लिए, उनको समाज में कह सकते हो मुख्य धारा में शामिल करने के लिए अभी भी बहुत सारे प्रयास करने बाकी है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में ग्रामीण नगरीय विभिन्नताओं को विशिष्ट रूप से चर्चा कीजिए। तो ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं क्या है? तो भारत की अधिकांश जनता हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहती आई है। यह स्थिति आज भी सही है और आज भी रह रहे हैं। 2000 कम तो हो गए हैं, पहले की तुलना में गांव में कम हुए, लेकिन आज भी है। ठीक है, तो 2001 की जनगणना में पाया गया कि हमारी जनसंख्या का 72% भाग आज भी गांव में रहता है और 28% भाग शहरों और कस्बों में रहता है। वहीं सन 2011 में जो ये 72% था, ये कितना रह गया है? 68.8% रह गया है। ठीक है, जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या 28% थी, ये 31.2% हो गई है। तो वही चीज बोला कि आज भी सबसे ज्यादा पार्ट तो हमारा गांव में ही रहता है, लेकिन पहले के मुकाबले आज कम देखने को मिल रहा है। जहां पहले 72% लोग गांव में रहते थे, आज 68.8% रहते हैं। जहां शहरों में 28% रहते थे, आज वो 31.2% लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, गांव में रहने वाले अधिक से अधिक लोग अब शायद खेती, यहां तक कि गांव में काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसका कारण यही है क्योंकि खेती वो कम कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण लोग परिवहन सेवा, व्यवसाय या शिल्प निर्माण जैसे खेती से अलग भिन्न कार्य भी करने लग गए हैं। ठीक है ना, पहले सिर्फ वो कृषि के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन आज वो कृषि के अलावा अन्य काम भी करने लग गए। यदि उनका गांव किसी नगर के काफी पास होता है, तो वे गांव में रहते हुए भी काम करने के लिए रोजाना उस निकटतम नगरीय केंद्र में जाते रहते हैं। यानी कि जो भी अगर आसपास का शहर मिलता है उस तरफ भी जाता है। और क्या परिवर्तन देखने को मिला? तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली और उपभोग के स्वरूपों की तस्वीर पेश कर रहे हैं। यानी कि जो चीजें कहीं ना कहीं गांव के ग्रामीण इलाकों में अभाव देखने को मिलता था, बट वो आज हर चीज वहां पर उपलब्ध है। पहले बिजली का अभाव था, आज बिजली है। वहां पर कहते थे कि अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, टीवी नहीं है, वो सब कुछ मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना, गाँव तो पहले की तुलना में गाँव आज बहुत विकसित होते चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से परिचित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों से अब हो गए, जो चीज हमें शहरों में मिल रही थी उनमें भी वैसा ही उद्योगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए ये चीजें हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की कामयाबी व भविष्य के बारे में लिखें या फिर भारत की जनसंख्या नीति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चन आंसर को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर तो आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, और नहीं देखी तो जो मैंने आपको चैप्टर 1, ठीक है, वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी कराया था और चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, 3 सब कुछ करा दिया है। अगर आपके इसके अलावा भी कोई चैप्टर रह जाता तो आप मुझे जरूर कमेंट कर देना। ठीक है ना, तो इन तरीके से है, आप उनको भी जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना रखी है भाई। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या नीति, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया जा सके जिससे भारत की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। ठीक है ना, तो भारत की जनसंख्या अगर 2011 के आंकड़ों की बात करूं तो दूसरे नंबर पर है, और अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो पहले नंबर पे। ठीक है, प्रथम स्थान पर आ गए हम जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जनसंख्या नीति बनाई गई, जनसंख्या नियंत्रण नीति। ठीक है, और ये तो वैसे स्टार्टिंग तो हो गई थी 1952 से ही। ठीक है, तो इसमें जन्म नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए, जैसे पुरुषों के लिए नसबंदी की गई और महिलाओं के लिए
नलिकाबंदी की गई थी। ठीक है, तो यही चीजें हैं। पुरुषों को जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी किस टाइम पर? राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर, 1975-77 के टाइम पर। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर, ठीक है, किस प्रकार से कह सकते हो विभेदी पूर्ण तरीके से नसबंदी ये सब कराई गई थी। ठीक है ना, जनसंख्या को नियंत्रित किया गया था, तो कैसे गहरा धक्का लग गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77, ठीक है, जो आप लोग अपना सेकंड बुक क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस उसमें पढ़ोगे आपातकाल, ठीक है ना, चैप्टर। तो उसके दौरान क्या उसमें डिटेल में है, फिलहाल यहाँ पर ये चीज समझना है हमें समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को धक्का लगा। इसमें क्या हुआ? जबरन नसबंदी कराई गई। भाई ये कैसा तरीका है? ठीक है ना भाई, नसबंदी करा सकते हो, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, लेकिन ये थोड़ी कि जबरदस्ती कराया जाएगा। ठीक है ना, पुरुष छुप जाते थे उस टाइम पर कि उनकी कहीं नसबंदी ना करा दी जाए। ठीक है, पकड़ पकड़ कर करवाई जा रही थी। आपातकालीन स्थितियों में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रिया निलंबित रही थी। ठीक है, तो इन सब चीजों को रोक लगा दी गई थी। किसको? संसदीय और वैध प्रक्रियाओं को। और विशेष कानून और अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है ना, फिलहाल यहाँ पर संसद में पारित कराए बिना ही, और उसको फिर कहीं ना कहीं संसद में पारित कराना पड़ता, तो उसमें पारित ही नहीं कराया गया और सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए गए अध्यादेश, क्योंकि आपातकाल लगा था तो अध्यादेश ही लगेगा। ठीक है ना, पार्लियामेंट चल नहीं रही थी। तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे, जैसे जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न किया गया। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ था? बहुत ज्यादा गहरा धक्का मिला था। इसके अलावा अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों को भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंधेकरण किया गया। बंधेकरण भी वही चीज है जिस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया गया, जबरदस्ती करवा रहे। ठीक है ना, जबरदस्ती का कोई भी काम बेकार होता है। और सरकारी कर्मचारियों पर भारी दबाव डाला गया कि वे लोगों को बंधेकरण के लिए आयोजित शिविरों में बंधेकरण के लिए लाएं। ठीक है, देखो सरकारी कर्मचारियों को लगा दिया गया कि आप जाइए और उनको पकड़ पकड़ के लेकर आइए। ठीक है, इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ, क्योंकि अगर हमें कोई चीज सरकार पॉलिसी लेकर आए तो जबरदस्ती थोड़ी लागू करवाएगी। ठीक है, कि चलिए पकड़ पकड़ के लेके चल रहे हैं और बंधेकरण करवाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो वही ऐसा हुआ था, लेकिन 1977 से 77 के टाइम पर, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पर, फिलहाल आज भी है। ठीक है ना, आज भी का मतलब है आज करवा सकते हैं जाकर अपनी नलिकाबंदी या फिर नसबंदी, लेकिन जबरदस्ती नहीं कराई जाएगी, आप वॉलंटरली जा सकते हैं। ठीक है ना, आपका मतलब आपको नहीं जाना, इसका मतलब है समाज के अंदर। ठीक है ना, तो इन चीजों के लिए। तो आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक तो नाम बदल गया, क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो पहला तो यही था, नाम क्या था? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसका नाम बदलकर क्या कर गया? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। एक नंबर का यहां से बन जाएगा। और बंधेकरण के लिए अपनाए जाने वाले दबावदारी तरीकों को छोड़ दिया गया कि आप जबरदस्ती नहीं करा सकते हो। ठीक है ना, जो बंधेकरण आपको करवाना है तो आप क्या करोगे? जबरदस्ती नहीं कराओगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों को स्पष्ट कीजिए। ये सब देखो, मैंने एक क्वेश्चन में आपसे कम से कम यहां पर 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं अब। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में सब अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ठीक है ना, सब अलग अलग हैं, लेकिन मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सब कर दिया डिस्कस। ठीक है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सब एक एक नंबर में। तो भारत की एक तो जो 2011 की जनगणना आई वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना। और हर 10 साल में जनगणना होती है भारत में, तो जो 2021 में होनी थी लेकिन वो हुई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि कोरोना आ गया था, कोविड-19। ठीक है, तो अब देखते हैं कब होती है। ठीक है, तो 15वीं जनगणना 2011 हुई, तो उसमें कुछ आंकड़े निकल कर है। जैसे साक्षरता की बात करें तो साक्षरता हम पुरुष में कितनी थी? 80.9%। इसके अलावा महिलाओं में कितनी है? 64.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर बताइए, तो कितनी है? 64.6%। ऐसे ही पुरुषों की। इसके अलावा स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। देख लो, ये कमी है इसमें। 1000 पुरुष तो 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, ये स्त्री पुरुष अनुपात है। इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? तो वो राजस्थान है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइए क्षेत्रफल में, तो राजस्थान है।
और सबसे छोटा राज्य पूछा, सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो गोवा है, ठीक है, गोवा। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, अभी बताया था मैंने, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाएगा तो वो सिक्किम, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना सिक्किम की कैपिटल क्या है। अधिकतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य, किसमें मातृत्व मृत्यु दर हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम मातृत्व मृत्यु दर वाला राज्य तो केरल, क्योंकि केरल में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है ना, तो इसीलिए बचा लिया जाता है माओ को, यहां पर नहीं बचा पाते, ठीक है ना, अभी चीजें चल रही हैं। तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर यहां पर होती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, यहां से क्वेश्चन है, अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में, वहां पर भी बताया था दिल्ली में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में तो वो अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो ये तो है हमारा पूरा का पूरा, कह सकते हो आप, हाँ बस, ठीक है, आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर 1 आपके मार्क्स नहीं जोड़ रहे, तो चैप्टर नंबर जो 2 है जो मैंने आपको कराया है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना, 10 मार्क्स का आ रहा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो करा दिया है। अब आपका काम बनता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। कोई भी डाउट है उसको कमेंट जरूर करना, कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।